Sir is given a product of a manufacturing company so that he can use that product and make audio video to speak about that product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or a perquisite? अब देखिए कितना टाइम, अब ये देखिए अब कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब कि सब कुछ, मतलब कि ये सेक्शन जो है खा गया है। अब देखिए हमने क्या बोल रहा है, जैसे कितने बार आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं तो फिर क्या होता है बीच बीच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले अपना वीडियो में बात करते हैं, अचानक से कोई एक प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट का उससे जो उसको देते हैं, उससे जो ऐड करवाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वालों को प्रोडक्ट जो दिए हम लोग कि ऐड कीजिए, तो वो प्रोडक्ट भी क्या उसमें आ जाएगा, बेनिफिट प्रोवाइड किए ऐसा माना जाएगा। इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है ये देखिए, सुन लीजिए पहले, उसके फिर पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट दिए वो प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रख लेता है, ठीक है, वो रख लेता है अपने पास, ऐड करने के बाद वो अपने पास रख लेता है, तब वो माना जाएगा कि हाँ ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है उसको, तब 194 आर आएगा। लेकिन मान लीजिए वो क्या किया, ऐड कर लिया, उस प्रोडक्ट के बारे में प्रचार कर दिया, उसके बाद वो वापस कर दिया, वो उस कंपनी को वापस कर दिया, प्रोडक्ट अपने साथ नहीं रखा, तब उस केस में कहेगा टीडीएस, तब वो कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया नहीं माना जाएगा, तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। अगर वो जो है रख लेता है तब आएगा, नहीं रखता है अपने पास प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। देखिए, in case of benefit or perquisite being a product like car, mobile, outfit, cosmetics etc., and if the product is returned to the manufacturing company, ठीक है, रिटर्न कर दिया है after using for the purpose of rendering service, then it will not be treated as benefit or perquisite for the purpose of 194R. okay, however if the product is retained, रख लेता है अपने पास, then it would be in the nature of benefit or perquisite, and the tax is required to be deducted accordingly under section 194R. okay, clear? Next, whether reimbursement of out of pocket expenses incurred by the service provider in a course of rendering service is benefit or perquisite. इसमें बोल रहा है कि देखिए क्या लिखा है, any expenditure which is the liability of a person, okay, carrying out business or profession, कोई खर्चा जो है एक पर्सन जो है बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहा है उसका लाइबिलिटी है, जो खर्चा वो क्या कर रहा है, वो खर्चा कोई और पर्सन जो है उसका खर्चा को चुका रहा है, इफ मेड बाय द अदर पर्सन, ठीक है, इज इन द इफेक्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय द सेकंड पर्सन टू द फर्स्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, मतलब कि अगर जो खर्चा है वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड, वो उसका जो है लाइबिलिटी है वो कोई और जो है जो उस लाइबिलिटी को चुका रहा है, तो उस केस में यही माना जाएगा कि वो जो है सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या दे रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया गया है, कैसे देखिए, consultant is rendering service to a person X for which he is receiving consultancy fee. ठीक है, in the course of rendering that service he has to travel to different city from the place where he is regularly carrying on business profession. For this purpose he pays for boarding and lodging expenses incurred exclusively for the purpose of rendering the service to X. ठीक है, ordinarily the expense incurred by the consultant is a part of his business expenditure which is deductible from the fee that he receives from the company X. In such a case, the fees received by the consultant is his income, and the expenditure incurred on travel is his expenditure deducted from such income in computing its total income. इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखिए, एक कंसल्टेंट जो है सर्विस रेंडर कर रहा है एक पर्सन को जिसका नाम है एक्स। ठीक है, तो वो जो उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए उसको क्या मिल रहा है, कंसल्टेंसी फी मिल रहा है, जिसके लिए उसको क्या हो रहा है, अलग अलग जो है शहर प्लेस घूमना पड़ रहा है बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो उसके लिए उसका जो भी बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस जो भी लगा, जो भी उसका जो खर्चा लगा, उसको सर्विस जो सारा जो खर्चा है उसका सर्विस रेंडर करने से रिलेटेड था। सिंस उसका खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन है, तो उस केस में वो क्या होगा, पीजीबीपी में अपना खर्चा जो है उसको एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेगा, और जो उसको कंसल्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, इफ दिस ट्रैवल एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द कंपनी एक्स, सपोज कि जो है उसका जो खर्चा है जिसको वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी एक्स प्रोवाइड करिए, तो उस केस में ये क्या माना जाएगा कि एक्स जो है उसको बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया उस पहले वाले लाइन का कि अगर जो है पर्सन का रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन उसका एक्सपेंस जो है वो सेकंड वाला पर्सन जो अगर मीट कर रहा है, अदर पर्सन मीट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वो बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी में जो है नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, समटाइम्स द इनवॉइस इज ऑब्टेन इन द नेम ऑफ द एक्स। ठीक है, एक्स कौन है, जो कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा था। ठीक है, तो इन द नेम ऑफ एक्स एंड अकॉर्डिंगली इफ पेड बाय द कंसल्टेंट इज रिम्बर्स्ड बाय एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि इनवॉइस जो है वो जो सर्विस ले रहा है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है, जो सर्विस ले रहा है उसके नाम पे इनवॉइस है, ठीक है, और इनवॉइस उसके नाम पे है, और वो जो खर्चा जो कंसल्टेंट जो खर्चा कर रहा है वो उसको क्या कर दे रहा है, रिम्बर्स कर दे रहा है, तो उस केस में जो है ये नहीं माना जाएगा बेनिफिट परक्विजिट। ठीक है, अगर उसी के नाम पे जो इनवॉइस है तब ये बेनिफिट परक्विजिट नहीं माना जाएगा। बेनिफिट परक्विजिट कब माना जाएगा, हो गया जो कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इनवॉइस उसके नाम पे है और उसका खर्चा बट बियर कौन कर रहा है, खर्चा बियर कर रहा है जिसको वो सर्विस दे रहा है। ठीक है,
बियर कर रहा है और इन्वॉइस जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे है, तो उस केस में जो होगा वो ये माना जाएगा कि हाँ वो उसका बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है सामने वाला। लेकिन अगर मान लो इन्वॉइस ही खुद जो है वो उस कंपनी के नाम पे है, ठीक है, या तो इन्वॉइस नाम है या तो वो क्या कर रहा है, खर्चा डायरेक्टली वो बियर कर रहा है, वो डायरेक्ट जो है खर्चा बियर कर रहा है, कौन, जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो है यहाँ पे 194(3) नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए कहाँ गया, ये रहा। हाँ, however sometimes the invoice is obtained in the name of X and accordingly paid by the consultant is reimbursed by the X. In this case, since the expense paid by the consultant for which reimbursement is made is incurred wholly or exclusively and for the purpose of the rendering service to X and invoice is in the name of X, तो X के नाम पे invoice है, then reimbursement made by the X being the service recipient will not consider as benefit or perquisite for the purpose of section 194R. And if the invoice is not in the name of X, अगर invoice जो है X के नाम पे नहीं है, the payment is made by the X directly or reimbursed, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो केस कवर कर लिया कि या तो इन्वॉइस जो है X के नाम पे है और वो खर्चा जो है रिम्बर्स करवा ले रहा है, या तो फिर क्या है, या तो सोच लीजिए X के नाम पे इन्वॉइस नहीं है लेकिन X जो है डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, वो जैसे कि उसके साथ गया, ठीक है, तो वो जहाँ भी वो उसका कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर रुक रहा है, ठीक है, सपोज एक होटल है, तो वहाँ पे जो होटल का वो खुद ही जो है जिसको सर्विस प्रोवाइड करे वो खुद ही बिल पेमेंट कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे वो तो डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो वो तो अपना जो है खर्चा अपने बिजनेस इनकम में क्लेम कर लेगा, तो यहाँ पे जो है टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी तभी होगा जब जो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन था, वो कंसल्टेंट, उसके नाम पे इन्वॉइस है, नाम उसके नाम पे इन्वॉइस है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खर्चा उसका बियर कर रहा है जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उस केस में क्या आएगा, 194R का एप्लीकेबिलिटी होगा। इफ द इन्वॉइस इज, अच्छा यहाँ पे वही है लास्ट में लिखा, इफ द इन्वॉइस इज नॉट इन द नेम ऑफ एक्स एंड द पेमेंट इज मेड बाय एक्स डायरेक्टली और रिम्बर्स इट इज अ बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय द एक्स, ठीक है, लिखा ना, इफ द इन्वॉइस इज नॉट इन द नेम ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के नाम पे इन्वॉइस नहीं है, लेकिन यानी कि किसके नाम पे इन्वॉइस है, कंसल्टेंट के नाम पे इन्वॉइस, एंड द पेमेंट जो है मेड बाय द एक्स डायरेक्टली, एक्स क्या कर रहा है, डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है या रिम्बर्स कर रहा है, इट इज अ बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा प्रोवाइडेड बाय एक्स टू द कंसल्टेंट फॉर विच डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 194R, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये प्योर एजेंट वाला बात है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, प्योर एजेंट कौन होते हैं। प्योर एजेंट जो होते हैं जो क्या करते हैं, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, रेसिपिएंट मतलब क्या होता है, जीएसटी वाला रेसिपिएंट जो गुड्स और सर्विस जो है सप्लायर से रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट के भी करते हैं, रेसिपिएंट के बिहाफ में वो सप्लायर से माल खरीदते हैं, क्या करते हैं, फिर जो जितने में वो प्रोक्योर किए, जितना भी वो खर्चा किए, ठीक है, रिलेटेड टू दैट प्रोक्योरमेंट एंड ऑल, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी खर्चा क्या करता है प्योर एजेंट, वो क्या करता है, वापस रेसिपिएंट से रिम्बर्स कर लेता है, ठीक है, रिम्बर्स करवा लेता है। ये होता है प्योर एजेंट का काम, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, देखिए यहाँ पे प्योर एजेंट के बारे में लिखा हुआ भी है। जो जीएसटी वाला सेम प्योर एजेंट कौन होता है, जो इंटर करता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट और इंकर करता है एक्सपेंडिचर और इन द कोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और बोथ वही कि वो जो सप्लाई रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में इंटर करता है, जो क्या करता है उसके बिहाफ में जो है खर्चा करता है, ठीक है, और जो भी खर्चा प्रोक्योरमेंट और उससे रिलेटेड लगता है गुड्स एंड सर्विस के में, ठीक है, और फिर उसका क्या करता है, और वो उस प्योर एजेंट जो है कोई भी जो गुड्स और सर्विस में जो उस प्रोक्योर करता है उसका उसमें कोई ओनरशिप टाइटल नहीं होता है, ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो गुड्स और प्रोक्योर जो सर्विस प्रोक्योर करता है वो उसको खुद अपने लिए यूज करने लगे, अपने उसका बस एक ही काम होता है उसके बिहाफ में काम करना, ठीक है। और फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या देखिए, रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। प्योर एजेंट क्या रिसीव करता है, प्योर एजेंट बस एक ही चीज़ रिसीव करता है, जो कि वो रेसिपिएंट के बिहाफ में जो वो पैसा खर्च किया उस माल को या उस सर्विस को लेने में, रेसिपिएंट के बिहाफ में जो वो पैसा खर्च किया वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी देगा, उसका तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब वो उस पैसे को क्या करता है, वो उसका रेसिपिएंट से लेता है, और इन एडिशन वो कौन सा पैसा लेगा, जो वो सर्विस दिया, प्योर एजेंट जो अपना सर्विस दिया किसको, रेसिपिएंट को, वो उसका अमाउंट लेता है, ठीक है। साफ साफ यही लिखा हुआ है वही कि वो रिम्बर्स करवाता है अपना प्रोक्योरमेंट का पैसा, और इन एडिशन द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द सप्लाई ही प्रोवाइड्स, हु प्रोवाइड्स, प्योर एजेंट प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट, ओके, क्लियर। बस ये अब ये है प्योर एजेंट। अब यहाँ पे जो 194R के पर्सपेक्टिव में प्योर एजेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, द अमाउंट इनकर्ड बाय सच प्योर एजेंट फॉर विच ही इज रिम्बर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, ठीक है, जो प्योर एजेंट ने जो अमाउंट इनकर किया है जिसके लिए रेसिपिएंट उसको क्या किया है, रिम्बर्स किया है, ठीक है, जो प्योर एजेंट ने रेसिपिएंट के बिहाफ में जो खर्चा किया है वो ये नहीं माना जाएगा, वो बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ 194R, ठीक है। तो ये जो है उसके लिए बेनिफिट परक्विजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है रेसिपिएंट जो है कोई प्योर एजेंट को रिम्बर्स कर रहा है पैसा, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि वो उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये उसको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये वो अपनी जेब से रुपए लगाया, ये वो वापस उससे रुपए ले रहा है, ये कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे 194R में टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल ये एक सेक्शन प्योर एजेंट के लिए बोला है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इफ़ देयर इज़ अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू if there is a dealer conference to educate the dealer about the products of the company, is it benefit or perquisite, मतलब जो डीलर का जो कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, डीलर को
बताते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना चाहिए मार्केट में, क्या क्या मतलब उसके सेल्स टेक्निक्स वगैरह जो है डिस्कस करते डीलर लोग के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो वो जो डीलर कॉन्फ्रेंस में जो भी बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं वहाँ के कॉन्फ्रेंस, तो वो क्या बेनिफिट परक्विजिट माना जाता है कि नहीं, ठीक है, ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट और परक्विजिट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 184R इन केस वेयर द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड विद द प्राइम ऑब्जेक्ट टू एडुकेट डीलर कस्टमर्स, जिसका मेन अगर ये जो है जो भी खर्चा बिजनेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है ये जो है बेनिफिट परक्विजिट नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंगली टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होगा ये कॉन्फ्रेंस का कि यही कि एडुकेट करना डीलर कस्टमर का। और इसमें जो है कुछ कुछ पॉइंट्स देखिए कवर है कि क्या क्या डिस्कस होगा वहाँ पे, न्यू प्रोडक्ट बिंग लॉन्च्ड, ठीक है, जो मतलब कि पूरा इससे रिलेटेड है, ठीक है, कस्टमर्स को एडुकेट करने से रिलेटेड ही है, डीलर को या कस्टमर को। न्यू प्रोडक्ट बिंग लॉन्च, डिस्कशन एज हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स, ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डीलर कस्टमर्स, टीचिंग सेल्स टेक्निक्स टू डीलर कस्टमर्स, एड्रेसिंग क्वेरीज ऑफ द डीलर्स कस्टमर्स, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स विद द डीलर्स कस्टमर्स, ठीक है। हाउएवर सच कॉन्फ्रेंस मस्ट नॉट बी इन नेचर ऑफ इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स टू सेलेक्ट डीलर कस्टमर्स हु हैव अचीव पर्टिकुलर टारगेट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस जो है कॉन्फ्रेंस का इसका ये औचित्य ये नहीं है, इसमें अगर सिंपल बस एक लाइन याद रखिए कि इसमें अगर जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका मेन मोटो ही यही है डीलर कस्टमर को एडुकेट करना, तो ये जो है एडुकेट करने वाला चीज़ है, तो ये वाला चीज़ जो है इसको बेनिफिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप उस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि जेठालाल जो है वो कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है, जब वो एक क्या 50 टोनी टीवी सेल कर लेता है तो उसको लंदन भेजा जाता है बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये वाला चीज़ है, तब वो नहीं 194R में नहीं आए कवर करेगा। अब इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि देखिए इन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस द एक्सपेंडिचर वुड बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट परक्विजिट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1, ठीक है। अब जो है इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ये तो बता दिया कि क्या क्या नहीं आएगा, मतलब 194R नहीं मतलब टीडीएस कटेगा जब ये ऐसा होगा। अब क्या है, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं अगर ऐसा होने से क्या हो जाएगा 194R में कवर कर लिया जाएगा। क्या, पहला एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ये मतलब क्या हुआ, खर्चा ऐसा है जो कि मतलब लेजर ट्रिप मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ओवर लग्जरी ट्रिप है, ठीक है, जिसके मतलब जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है लेकिन ओवर फायदा, ठीक है, ओवर चीज़ किया जा रहा है, मतलब खर्चा जो है कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जितना ज़रूरत नहीं है, जो कम चीज़ में भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिर क्या किया है, ज़बरदस्ती का जो है ओवर खर्चा किया गया है, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेट ही कर रहा है कि यहाँ पे जो है डीलर को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है, उसको कुछ फ़ायदा के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, उसको फ़ायदा के लिए उसको इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इवन जो दो वो खर्चा जो है दो वो इंसिडेंटल मतलब एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस कॉन्फ्रेंस से, बट वो लेजर ट्रिप है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फैमिली मेंबर, और उस फैमिली मेंबर से रिलेटेड खर्चा किया गया है, जो यहाँ पे जो डीलर है डीलर उसके फैमिली मेंबर, मतलब जैसे यहाँ पे जेठालाल के बापूजी, टप्पू, उसकी बीवी, सबको जो है एकदम बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो है एकदम हाई फाई एकदम जगह में थाईलैंड डायरेक्ट पहुँचा दिए, ठीक है, मॉलडीव्स में हो रहा है एकदम हाई फाई, सबको भेज दिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, पूरा फैमिली को पैकेज पूरा। तो ये तो खर्च ये क्या है, इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट्स ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। अब देखिए अगर मान लीजिए कॉन्फ्रेंस है 7 तारीख को, उसमें क्या है मतलब कि बहुत ऐसा कर लिया कि वो बहुत पहले से जो है वो पहुंच गए, ठीक है, या तो बहुत पहले से कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए या तो बहुत बाद में पहुंच गए, ठीक है, या तो बहुत पहले से या तो बहुत बाद में, बहुत लेट तक, मतलब मान लीजिए 10 तारीख को खत्म हो रहा है लेकिन चल रहा है एकदम 15-20 तक रह रहे हैं, मजा उठा रहे हैं वहाँ का जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किया। लेकिन इसमें ना एक राहत था, ठीक है, ये में आगे आएगा ये वाला पॉइंट कि जब इमीडिएटली वाला जो होगा, इमीडिएटली बिफोर या आफ्टर, उसको ये नहीं माना जाएगा, इसको ये नहीं माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्टे किए या पहले से स्टे किए या बहुत ज़्यादा स्टे किए, ठीक है, ये इसको इमीडिएटली प्रीसीडिंग रहेगा। अब कोई भूत थोड़ी है जो कि अचानक से कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को तो 7 तारीख को टपक पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए इमीडिएटली वाला काउंट नहीं होगा। हाउएवर अ डे इमीडिएटली प्रायर टू एक्चुअल स्टार्ट डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड अ डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्चुअल एंड डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवरस्टे, वो ओवरस्टे नहीं माना जाएगा, ठीक है, जो अगर मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग जब कॉन्फ्रेंस हो रहा है या बिफोर या आफ्टर, ठीक है। एक माइनर सा एक पॉइंट था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ अ डीलर देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एडुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, is there a requirement that all the dealers must be invited in the conference? How to identify benefit against individuals dealers in a group activity? देखिए अब इसको क्लैरिफाई किया, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ज़रूरी है करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या इंडिविजुअल, अब बेनिफिट जो है अगर मान लीजिए
कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर मान लीजिए बहुत सारा मतलब वहाँ पे डीलर्स आए हुए हैं, वहाँ पे बेनिफिट जो है वो ग्रुप, मतलब कि ग्रुप ऐसा तो नहीं है कि एक को आपको उसको अलग बेनिफिट, उसको मतलब बेनिफिट जो है वो एग्रीगेट में है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है, वहाँ पे बेनिफिट टोटल लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किए कि करें कि किसको कितना बेनिफिट दिया जा रहा है और कौन कितना ले रहा है, कौन कितना नहीं ले रहा है, इसको कैसे क्वान्टिफाई कैसे करें? तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया है दैट it is not necessary that all dealers are required to be invited in a dealer business conference for the expense to not be incurred as benefit perquisite। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे डीलर मतलब कि मौजूद होना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन क्या है, देखिए, देयर बिजनेस कॉन्फ्रेंस विच नीड टू बी क्लासीफाई एज बेनिफिट परक्विजिट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर से। अब टैक्स डिडक्ट करने के लिए पहले तो क्लासीफाई करना पड़ेगा ना कि कितना परसेंटेज है जो है वो बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो इसको क्वांटिफाई कैसे करें? हाउएवर देयर मे बी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग सच बेनिफिट परक्विजिट टू एक्चुअल रेसिपिएंट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। सिंस जो है ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डीलर्स रहेंगे, तो अब जो TDS जो काटेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो कैसे काटेंगे? मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो अब किस मतलब ऐसा तो नहीं सबको पकड़ के एक साथ TDS काट देंगे, तो कौन बेनिफिट लिया है? ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कोई है जो कि कुछ बेनिफिट, वहाँ का जो इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाए गए ऑर्गेनाइजर के द्वारा, कोई ले रहा है बेनिफिट, कोई नहीं ले रहा है, तो ये कैसे समझे कि किसके रेस्पेक्ट में TDS काटे, ठीक है, किसको पेयर मानेंगे? तो एंड रीजनेबल एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R इन सच केस वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 40 IA बट मे ऑल्सो रिजल्ट इन परक्विजिट प्रोवाइडिंग एन SSC इन डिफॉल्ट। और अगर मान लो इस केस में अगर वो डिफिकल्टी आ रही है तो 194R का नॉन कॉम्प्लायंस करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो SSC इन डिफॉल्ट बन जाए, क्योंकि TDS अगर नहीं डिडक्ट करेंगे तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया गया कि दैट बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रुप एक्टिविटी इन अ मैनर दैट इट इज डिफिकल्ट टू मैच सच बेनिफिट परक्विजिट टू ईच पार्टिसिपेंट। मैच करना डिफिकल्टी आ रही है एक पार्टिसिपेंट से रिलेटेड यूजिंग अ रीजनेबल एलोकेशन की। तो द बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडर में एट हिज ऑप्शन, अब बेनिफिट इस केस में क्या कर सकता है डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए? जो बेनिफिट प्रोवाइडर है वो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो जो भी वहाँ पे खर्चा किया है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का, इवेंट ऑर्गेनाइज का जो भी खर्चा, उस खर्चे को वो अपने बिजनेस में क्लेम ना करे। तो वो खर्चा क्लेम नहीं करेगा तो उस केस में उसको TDS काटने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, उसी से रिकवर हो गया टैक्स। तो खर्चा वो क्लेम नहीं करेगा अपने बिजनेस में, तो उसको TDS काटने का जरूरत नहीं। अब वो TDS नहीं काटेगा तो यहाँ पे जो है वो SSC इन डिफॉल्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, will not be required to deduct TDS under section 194R on such benefit perquisite and therefore he will not be treated as SSC in default under section 201, okay, and thus in such case he must add back the expenditure representing such benefit perquisite to calculate his total income if expenditure is debited to the account। हाँ मतलब या तो खर्चा जो है उसको नहीं लेना, अगर वो खर्चा ऑलरेडी ले चुका है, क्लेम कर चुका है, उसको खर्चा को ऐड बैक कर दे अपने, ठीक है, उसका खर्चा को वो ऐड बैक कर देगा वापस। तो उस केस में क्या होगा, उसको TDS नहीं काटेगा तो भी वो SSC इन डिफॉल्ट नहीं बनेगा। बस ये इतना सा बात था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेक्शन 194R काइंड और पार्टली इन काइंड and cash is not sufficient to meet TDS, then the person responsible for providing such benefit or perquisite is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite before the benefit or perquisite। जो ये मैंने पहले ही हालांकि डिस्कस कर दिया बट वापस से, ठीक है, इसको क्लैरिफिकेशन के रूप में है कि यहाँ पे पहले क्या बोला गया था कि अगर बेनिफिट जो है अगर फुल्ली काइंड में है या पार्टली कैश या काइंड में है, तो जो बेनिफिट प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, बिफोर रिलीजिंग बेनिफिट उसको इंश्योर होना पड़ेगा कि टैक्स जो है उस रिस्पेक्ट में जमा हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो इंश्योर कैसे करेगा, वो सेटिस्फाई खुद को कैसे करेगा कि टैक्स जमा हो चुका है। तो इसमें क्या, द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज दैट इफ अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन अ काइंड टू अ रेसिपिएंट एंड द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194R, द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन पेड बाय रेसिपिएंट। तो एक ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सच रेसिपिएंट वुड पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। ये मैंने पहले बोला कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ऑप्शन की वो इंश्योर कर सकता है कि जो रेसिपिएंट है जिसको बेनिफिट मिला है जिसका TDS काटने वाले, वो क्या कर रहे हैं, उस मतलब बेनिफिट को लेने के लिए वो पहले एडवांस टैक्स पे कर दे, ठीक है। आफ्टर में रिलाई ऑन अ डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट चलान, वो उसका चलान पेमेंट चलान पेयर उसको दिखा देगा, तो उस केस में पे उसको दिखा देगा, तो उस केस में क्या होगा, वो TDS काट लेगा उसका, प्रोवाइडेड बाय द रेसिपिएंट कंफर्मिंग दैट द टैक्स जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। दिस वुड बी देन रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन TDS रिटर्न अलॉन्ग विद द चलान नंबर, ठीक है, यही वाला बात लिखा। इन द ऑल्टरनेटिव, और अब ऑप्शन क्या हो सकता है, टू रिमूव डिफिकल्टी इफ एनी द बेनिफिट प्रोवाइडर में डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R एंड पे टू द गवर्नमेंट। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, जो बेनिफिट प्रोवाइडर है वो खुद ही क्या कर सकता है, वो टैक्स काट ले 194R में और फिर अपने पॉकेट से टैक्स मतलब वो खुद उसमें टैक्स जमा कर दे गवर्नमेंट को। द टैक्स शुड बी डिडक्टेड आफ्टर taking into account the fact the tax paid by him as TDS is also a benefit under section 194R, ठीक है। तो इसका क्रक्स क्या निकला, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो खुद एडवांस टैक्स पे कर दे उस बेनिफिट के रेस्पेक्ट में, और वो जो है चलान उससे ऑप्टे उस चलान के बेसिस में वो बेनिफिट रिलीज कर दे, ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइडर। या तो ये ऑप्शन हो सकता है वो खुद क्या कर दे, उसमें टैक्स पे कर दे,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन इस बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R। ए बी को कार गिफ्ट किया, अकॉर्डिंगली ये जो है बेनिफिट काइंड में दिया, वो 194R में उसका जो है टीडीएस काट लिया। नाउ डीलर बी यूजेस दिस कार इन हिज बिजनेस, विल ही गेट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटिंग हिज इनकम अंडर द हेड पीजीबीबी। अब बोल रहा है बी फिर क्या किया, उसको बिजनेस पर्पस के लिए उस कार को यूज़ करने लगा, तो क्या वो उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है कि नहीं? हाँ, वो क्लेम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जो है उस कार का वैल्यू ऑफ जो होगा बेनिफिट का, वो वैल्यू क्या होगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, तो उस फेयर मार्केट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, उस वैल्यू के बेसिस पे, जो वैल्यू बेनिफिट का जो वैल्यू है उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि और भी जो डेप्रिसिएशन के सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हों। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 194R would come into effect from 1 July 2022. Not apply where the value or aggregate of the value of the benefit or perquisite provider likely to be provided to a resident during the financial year does not exceed 20,000. It is not clear how this limit of 20,000 is to be computed for the financial year 22-23. यहाँ पे अब एक क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सेक्शन 194 जो है कब से आया है, सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी है 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, तो अब इसमें जो है लिमिट, अब इसमें फर्दर इसमें टीडीएस का काटना पड़ता है। टीडीएस तब काटना पड़ता है जब जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर सिंगल पर्सन को वो 20,000, पूरे साल में 20,000 अगर से एक्सीड कर रहा है तभी इसमें टीडीएस कटेगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्लैरिटी नहीं है कि 20,000 कैसे लिमिट काउंट होगा। अब देखिए, ये वाला चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जो लिमिट है, लिमिट काउंट करते नहीं हम लोग पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का जो है एक टोटल अमाउंट कंसीडर करेंगे, टोटल बेनिफिट अमाउंट कंसीडर करेंगे लिमिट काउंट करते टाइम। लेकिन जो कटेगा टीडीएस कौन से बेनिफिट वाले अमाउंट में कटेगा, जो 1 जुलाई 2022 के बाद वाला, 1 जुलाई 2022 के बाद वाला जो बेनिफिट प्रोवाइड किया है उस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। लेकिन लिमिट कंसीडर करते टाइम पूरे साल का अमाउंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 इज विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट ट्रिगरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। क्योंकि यहाँ बोल दिया था पूरा फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पे जो है लिमिट काउंट करते हैं पूरा अप्रैल से लेके मार्च 23 तक देखेंगे। हेंस इफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडर लाइकली टू बी प्रोवाइडेड टू अ रेसिडेंट एक्सीड्स 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, इंक्लूडिंग द पीरियड अप टू 30 जून, लिखा हुआ है ना इंक्लूडिंग, मतलब पूरा साल का। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R शैल अप्लाई ऑन एनी बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022।